देखो आज हम ना प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्लेटलेट्स क्या है और उसके क्या बीमारियां होती हैं। तो देखो सबसे पहले प्लेटलेट्स के बारे में देख लो थोड़ा सा, फिर इसकी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो ये जो मैंने बना रखा है ये ब्लैक ब्लैक, ये देखो ये क्या है, कोई एक बोन है, ठीक है। और बोन के अंदर ये वाला एरिया जो है ये है बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर बहुत सारी सेल होंगी, उसमें एक सेल होती है हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है। और हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्योंकि हम सिर्फ प्लेटलेट्स पढ़ रहे हैं तो प्लेटलेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या करती है, डिवाइड होती है और ये बनाती है मेगा कैरियोब्लास्ट, ठीक है। और मेगा कैरियोब्लास्ट क्या होती है, आगे चल के क्या बनाती है, मेगा कैरियोसाइट्स। और इसके नॉन न्यूक्लियस फ्रेगमेंट यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स ये टूट टूट के प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखो ये प्लेटलेट्स तो मैंने लिख रखा है, नॉन न्यूक्लियस फ्रेगमेंट यानी कि उसके पार्टिकल्स हैं वो ही प्लेटलेट्स बनाते हैं, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट्स के अंदर लगभग 15 दिन तक, 10 से 15 दिन रहता है लाइफ इसकी, और इसके बाद क्या होती है, यानी कि डेथ हो जाती है। अब देखो यानी कि हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखो एक तो थ्रोम्बोपोइटिन होता है, तो जैसे आरबीसी के निर्माण के लिए क्या होती है, एरिथ्रोपोइटिन, और प्लेटलेट्स के निर्माण के लिए थ्रोम्बोपोइटिन, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन भी क्या होता है, किडनी से ही होता है और लीवर से, दो जगह होता है, ठीक है। और किसकी होती है, विटामिन B12 और B9, इन दो की जरूरत पड़ती है। और थायराइड यानी कि T3 T4 हार्मोन की जरूरत पड़ती है। अब देखो सपोज मान लो तुम्हारे 10 प्लेटलेट्स टूट गए, ठीक है। तो 10 थ्रोम्बोपोइटिन के मॉलिक्यूल बनेंगे किडनी से, और वो यहाँ पे आके एक्ट करेंगे कि 10 प्लेटलेट्स के मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करना है। अब मान लो अगर 10 मिनट में हमें ज़रूरत है, यानी कि ऐसे तो है नहीं कि 10 प्लेटलेट्स के मॉलिक्यूल की ज़रूरत है तो वो 2 दिन में बनाए, नहीं, हमें आधे घंटे में ज़रूरत है। तो वो स्पीड को जो डिसाइड करती है, यानी कि वो करती है थायराइड, यानी कि कितनी जल्दी से बनानी है हमें। समझ में आ गया। इसकी संख्या लगभग देखो इतनी होती है, यानी कि 1.5 लाख से 4.5 लाख, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है यानी कि हीमोस्टेटिक प्लक्स होता है। यानी कि जैसे मान लो सपोज आपके चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद ऐसा तो है नहीं कि खून बहता रहेगा, कोई तो मैकेनिज्म होगी जो रोकती होगी ब्लड के लिए तुम्हारे। तो इसका काम क्या होता है प्लेटलेट्स का, हीमोस्टेटिक प्लक्स यानी कि ब्लड के फ्लो को रोकना। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लो, प्लेटलेट्स की स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस तो होता नहीं है, ठीक है। इस पे ना रिसेप्टर्स होते हैं। देखो ये मैंने जो रिसेप्टर बना रखा है ये है GP1B, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन है ये, ठीक है। तो एक रिसेप्टर ये हो गया, और दो होते हैं ऊपर, GP2B और GP3A। तो ये क्या काम करते हैं, देखो इसे हम अभी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगी आपको इनका काम क्या है। देख लो हीमोस्टेटिक प्लक्स बनता कैसे है। देखो ये जो मैंने बना रखी है ये एक पूरी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है। अब सपोज मान लो आपको चोट लग गई किसी तरह से, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में देखो सबसे आउटर लेयर क्या होती है, फाइब्रस की होती है, फिर मस्कुलर होती है, और सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोथेलियल सेल। जैसे देखो ये मैंने बना रखी है, ठीक है। तो जैसे ही मान लो ब्लड वेसल में इंजरी हो गई तो क्या होता है, बोन विल्ब्रांड फैक्टर्स जो होता है, जैसे मान लो एकदम निकल आता है, यानी कि देखो ये बना रखा है मैंने ये, ठीक है। और ये क्या करता है, प्लेटलेट्स के GP1 यानी कि कोई रिसेप्टर से जो मैंने बता रखा है, इससे क्या होता है, अटैच हो जाता है ये बोन विल्ब्रांड फैक्टर्स, ठीक है। ये प्लेटलेट्स बना रखी है मैंने, ये देखो ये, ठीक है। और ये दूसरी प्लेटलेट्स को अपने से अटैच कर लेता है। तो किससे अटैच करता है, GP2B और GP3A मॉलिक्यूल के द्वारा, ठीक। अब प्लेटलेट्स क्या होती है, एक के ऊपर एक जुड़ती चली जाती हैं। जैसे यहाँ पे मान लो इंजरी हो रखी है जैसे, तो अब ये यहाँ पे प्लेटलेट इकट्ठी हो गई तो ब्लड क्या होगा, तुम्हारा रुक जाएगा फ्लो होना। और इसको मजबूती देने के लिए, यानी कि प्लेटलेट्स यानी कि ये छुटे ना यहाँ से, तो इस पर क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर आके, जैसे तुमने दीवार बना रहे हैं आप, तो एक के ऊपर एक लगाते जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर प्लास्टर कर दें, तो ऐसे क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, इसके ऊपर एक मजबूती देने के लिए प्लास्टर की तरह कार्य करता है, ठीक है।
तो ये तुम्हारा क्लोटिंग फैक्टर यानी कि हीमोस्टेटिक फ्लक्स बन गया। फिर क्या होगा, तुम्हारा ब्लड क्या होगा, यानी कि बहना रुक जाएगा। अब देखो डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं, हम प्लेटलेट डिसऑर्डर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो दो बीमारियां होती हैं तुम्हारी प्लेटलेट्स की वजह से, एक तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है और एक होती है थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट्स की नंबर कम हो जाना, यानी कि जैसे संख्या प्लेटलेट्स की कम हो जाए। तो देखो मैंने ना एक चीज़ लिख रखा है, ये देखो नोट्स करके लिख रखा है, ये देखो। जैसे सपोज मान लो अगर प्लेटलेट्स की संख्या 1 लाख से कम हो गई तो क्या होगा, अगर मेजर ट्रॉमा हो गया, सपोज मान लो आप एक्सीडेंट हो गया आपका गाड़ी से, तो क्या होगा, तुम्हारा ब्लड रुकना बहुत यानी कि मुश्किल पड़ जाएगा। अगर मेजर ट्रॉमा हुआ है, 1 लाख प्लेटलेट्स की संख्या उससे कम है तो देखो प्लेटलेट्स प्लग कैसे बनता है वो तो मैंने तुम्हें बता रखा है। या मान लो तुम्हारी संख्या 50,000 रह गई प्लेटलेट्स की, तो माइनर इंजरी, मान लो छोटी सी भी इंजरी, सपोज मान लो आपने किसी को धक्का दिया और वो दीवार से टकरा गया और हल्का सा छिल गया, तब भी इसके क्या होगा, खून निकलने लगेगा, ठीक है। और अगर प्लेटलेट्स की संख्या इतनी रह गई 15,000 से कम, तो स्पॉन्टेनियस यानी कि ब्लीडिंग, यानी कि जैसे तुम्हारे मुंह से खून आने लगेगा या फिर लिप्स से, यानी कि जो तुम्हारे इससे खून निकलने लगेगा। तुमने देखा होगा जो डेंगू के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, रैसेस से पड़ जाते हैं रेड रेड कलर के और मुंह से नाक से खून आने लगता है। तो क्यों आने लगता है, उनकी प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाते हैं, 15 या 10,000 रह जाते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट्स करके उतार लेना, ठीक है, अच्छे से। और थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होती है, यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो लगभग मान लो 4.5 लाख से ऊपर हो जाए, तो क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है। तो आज हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कारण पढ़ेंगे, यानी कि किन किन कारणों से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। देखो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काजेज, ठीक है। तो जैसे ट्रामा, मान लो कोई इंजरी हो गई तुम्हारे, एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत सारा फ्लूइड क्या होगा, तुम्हारा लॉस हो जाएगा। और फ्लूइड की सॉरी, जैसे ट्रामा हो गया कहीं पे, तो ब्लड क्या होगा, तुम्हारे शरीर से बाहर निकलेगा। जैसे कहीं चोट लगी तो क्या होता है, खून तुम्हारे शरीर से बाहर निकलता है, और खून के अंदर क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं, तो प्लेटलेट्स भी बाहर निकलेंगे, जिससे क्या होगा, बहुत सारी प्लेटलेट्स के नंबर क्या होंगे, कम हो जाएंगे तुम्हारे में, ठीक है। या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, यानी कि कुछ लेडी होती हैं जैसे पीरियड के दौरान क्या होता है, उनका बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाता है, जैसे जिसको हम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। देखो HMB ये एक अलग से डिसऑर्डर है गायनी का, आप उनसे गायनी पढ़ेंगे तब। तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर किसी को हो रही है तब भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं। एपिस्टैक्सिस मतलब होता है जैसे तुम्हारे नाक से खून आने लगना। तो तुमने देखा होगा बहुत सारे नाक से, कुछ लोग होते हैं जिन्हें नाक से बहुत ज़्यादा खून आता है, तो एपिस्टैक्सिस की वजह से भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकते हैं। या गम ब्लीडिंग समझ रहे हो, यानी कि तुम्हारे होठों से खून निकलना, यानी कि सपोज मान लो तुम्हारे होठ में चोट लग गई तो बहुत सारा तुम्हारा खून बाहर निकल जाए, तब भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकते हैं। या GIT ब्लीडिंग, सपोज मान लो तुम्हारे GIT में कहीं भी, जैसे सपोज तुम्हारे माउथ से शुरू होती है GIT और NS तक जाती है, तो सपोज मान लो तुम्हारे स्टोमक में, इंटेस्टाइन में कहीं भी अगर ब्लीडिंग हो गई तो प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकते हैं। तो वो पता कैसे चलेगा कि GIT ब्लीडिंग हो रखी है, जो तुम्हारा स्टूल होगा वो ब्लैक कलर का होगा, जिसको हम मेलिना बोलते हैं, यानी कि ब्लैक स्टूल निकलेगा और उसको मेलिना बोलते हैं, तब पता चल जाएगा तुम्हें कि GIT ब्लीडिंग हो रखी है। हीमेचूरिया मतलब समझ रहे हो, यानी कि जो यूरिन है उसके अंदर ब्लड आने लगे। सपोज मान लो तुम्हारी किडनी में कहीं ट्रॉमा हो रखा है, तो जाहिर सी बात है ब्लड निकलेगा तुम्हारे यूरिन के थ्रू, तब भी क्या होगा, तुम्हारी प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकते हैं। या ब्रेन में ब्लीडिंग, सपोज मान लो कहीं पे तुम्हारी चोट लग गई ब्रेन में, किसी ने मतलब गिर गए या किसी ने तुम्हारे लट पेल दिया सिर में, तब खून निकलने लगा। या बोन मैरो देख लो, देखो ये डिसऑर्डर है, जैसे मान लो बोन मैरो है तुम्हारा, ठीक है, तो बोन मैरो में एप्लास्टिक एनीमिया हो जाए। देखो एप्लास्टिक एनीमिया कैसे, देखो इधर देखो, जैसे ये जो तुम्हारी हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ठीक है, ये डिवाइड करना ही छोड़ दे पूरी तरह से, तो क्या होगा, जब डिवाइड नहीं करेगी तो ना मेगा कैरियोब्लास्ट बनेगी ना मेगा कैरियोसाइट बनेगी, तो इसी को हम एप्लास्टिक कंडीशन बोलते हैं। यानी कि इससे ना तो RBC का फॉर्मेशन हो रहा है, ना WBC का, और ना प्लेटलेट्स का, यानी कि तीनों का पूरी तरह से फॉर्मेशन बंद हो गया, तो इसे एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। या ल्यूकेमिया, यानी कि कैंसर हो जाए तुम्हें, लिम्फोमा यानी कि लिम्फोसाइट का कैंसर हो जाए, या मायोमा मोनोसाइट का कैंसर हो जाए। तो जैसे मान लो ये क्या करती है, जो तुम्हारी हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये 3 प्रकार की सेल बनाती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स।
तो क्या हो, WBC की संख्या ज़्यादा बनने लगे और इन दोनों की संख्या कम हो जाए, तो ये पूरा एरिया भर लेगी, ठीक है। तो इससे भी तुम्हारी प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकते हैं। ड्रग इंड्यूस हो सकती है, यानी कि मान लो आप कोई ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी तुम्हारी प्लेटलेट्स कम हो सकती हैं। जैसे आइब्यूप्रोफेन है, बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं ब्रूफेन के नाम से। तो क्या होता है, जैसे तुम्हारी दर्द हो रहा है कहीं, तो आपने क्या करा, ये ड्रग्स ली और खा ली। अगर आप लगातार यूज़ कर रहे हैं दर्द के लिए, मान लो 10-15 दिन यूज़ की, तब तुम्हारी प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकती है। एस्प्रिन भी हम दर्द के रूप में यूज़ करते हैं, फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे भी प्लेटलेट्स काउंट तुम्हारा कम होता है। डिस्प्रिन भी ऐसे होता है, यानी कि दर्द के लिए यूज़ करते हैं और इससे भी तुम्हारे प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं। देखो एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन अगर लगातार यूज़ करेंगे आप 10-12 दिन, तब प्लेटलेट्स काउंट कर जाएंगे तुम्हारे। एनसेड यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो देखो ये तीनों भी एनसेड ही हैं। ये और भी ड्रग्स आती हैं एनसेड में, जैसे एसिक्लोफेनिक है, डाइक्लोफेनिक है, ठीक है। तो आपको एनसेड यूज़ नहीं करने हैं। अब ऐसा तो नहीं है तुम्हें फीवर आ गया, डेंगू हो रखा है, तो तुम एनसेड, एक तो कोई फीवर उतारने के लिए पैरासीटामोल यूज़ करते हैं हम, वो भी एनसेड ही है पैरासीटामोल, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। या स्टेटिन यूज़ कर रहे हैं, तो स्टेटिन हम यूज़ किस में करते हैं, जैसे मान लो कोलेस्ट्रॉल का लेवल तुम्हारे शरीर में बढ़ रखा है और आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई हैं, जैसे एटोरवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, ठीक है, तो यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ होती हैं उनके आगे स्टेटिन लगा हुआ होता है, ठीक है। तो आप कोलेस्ट्रॉल की कम करने वाली दवाइयाँ यानी कि स्टेटिन यूज़ कर रहे हैं, तब भी ये भी क्या करती हैं, प्लेटलेट्स को तोड़ती हैं, ठीक। या एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, यानी कि जैसे जैसे मिर्गी के दौड़े आते हैं, ठीक है, तो अगर आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तब भी तुम्हारी प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकता है। या सोडियम वेलप्रोइट है, ये भी हम सीजर में यूज़ करते हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स ही है ये भी। या फिर मान लो कोई वायरस है, जैसे डेंगू, तुमने खूब देखा होगा लोग, यानी कि जब डेंगू, अभी भी इस बार यूपी में बहुत ज़्यादा क्या ढाया डेंगू ने, तो देखा होगा आपने, डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाता है। तो डेंगू वायरस है या HIV वायरस है, इससे भी प्लेटलेट्स काउंट तुम्हारे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके देखो थोड़े से और काज रह गए हैं अभी, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे हम, ठीक है। और फिर यानी कि क्या सिम्टम्स होते हैं यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के, और हम क्या ट्रीटमेंट करें। मान लो सपोज कोई बीमारी हो गई, तो मैं प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो रखे हैं, तो आपको कौन सी ड्रग्स देनी चाहिए जिससे प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाएँ। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्लेटलेट डिसऑर्डर का, तो उसमें बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।